हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। तो देखिए, आपके आगामी उत्तराखंड पुलिस के एग्ज़ाम के रिगार्डिंग हमारे द्वारा उत्तराखंड पुलिस स्पेशल मॉक सीरीज स्टार्ट की गई है, जिसका पार्ट 23 आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ। और ये सीरीज़ आपके अदर उत्तराखंड एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट रहेगी, तो आप सभी लोग हमारी सीरीज़ में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहें। आज की इस क्लास में आप सभी को टॉप 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए जाएंगे और क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो भी आपको इसी क्लास में ही बताए जाएंगे। तो आप चाहें तो इन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन कर सकते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण ये पॉइंट्स हैं आपके आगामी एग्ज़ाम के लिए। और देखिए, इस मॉक सीरीज़ में हमारे द्वारा करंट के क्वेश्चंस भी इंक्लूड किए गए हैं, ताकि करंट अफेयर्स भी आपके इसी मॉक सीरीज से ही कवर होते चलें। साथ ही साथ जीके जीएस और उत्तराखंड के क्वेश्चन इस मॉक सीरीज़ में मेंशन किए गए हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये मॉक सीरीज़ है आपके आगामी उत्तराखंड पुलिस के एग्ज़ाम के लिए। तो आप सभी लोग एंड तक इस मॉक सीरीज़ को फॉलो ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए, आज के इस मॉक सीरीज़ को हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है, इसे भी प्रेस कर लें, ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुँच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अराउंड 6.7 के यहाँ पे ग्रुप मेंबर्स हो चुके हैं। सुबह 10 बजे और शाम 8 बजे यहाँ पे क्विज़ का आयोजन भी कराया जाता है। इसके अलावा अदर इम्पॉर्टेंट अपडेट्स पीडीएफ्स यहीं पे शेयर की जाती हैं। लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बढ़ते हैं आज की वीडियो की ओर। इस सीरीज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में मोक्षधाम योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो देखिए, मोक्षधाम योजना हाल ही में शुरू की गई है हिमाचल प्रदेश राज्य में। ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। हिमाचल प्रदेश सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा राज्य के शमशान घाटों को विकसित करने के उद्देश्य से हिमाचल मोक्षधाम योजना की शुरुआत की गई है। और इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के परंपरागत शमशान घाटों को सुविधा युक्त बनाया जाएगा एवं शमशान घाटों को सनातन धर्म के अनुरूप बनाया जाएगा। तो हाल ही में मोक्षधाम योजना किस राज्य में शुरू की गई है? हिमाचल प्रदेश राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हाल ही में शहीद भगत सिंह के नाम पर किस हवाई अड्डे का नाम रखा जाएगा? तो देखिए, शहीद भगत सिंह के नाम पर एक हवाई अड्डे का नाम रखा जाएगा और ये हवाई अड्डा है आपका चंडीगढ़ हवाई अड्डा, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम रखा जाएगा शहीद भगत सिंह के नाम पर। देखिए, चंडीगढ़ के एयरपोर्ट को नई पहचान मिल गई है। अब इसे नए नाम से जाना जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि 20 अगस्त 2022 को चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम स्वतंत्रता सेनानी शहीद भगत सिंह के नाम पर रखने पर आम सहमति बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में डिफेंस एक्सपो का 12वां संस्करण कहाँ शुरू किया गया? तो देखिए, हाल ही में डिफेंस एक्सपो का जो 12वां संस्करण है, ये कहाँ पर गुजरात राज्य के गांधीनगर में शुरू किया जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। गुजरात के गांधीनगर में आयोजित होगा डिफेंस एक्सपो का 12वां संस्करण। तो ये ध्यान रखेंगे, 12वां संस्करण कहाँ पर? गांधीनगर में आयोजित किया जाएगा। और इस संस्करण का विषय क्या है? अगर आपसे पूछ लिया जाए इस संस्करण का विषय क्या है, तो विषय है इसका पथ टू प्राइड। पथ टू प्राइड इसका विषय है। तो ये ध्यान रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, स्वामी राम पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? देखिए, स्वामी राम पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सच्चिदानंद भारती। ऑप्शन थर्ड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। सच्चिदानंद भारती को स्वामी राम पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। देखिए, सच्चिदानंद भारती को स्वामी राम पुरस्कार सम्मान जो है, ये डोईवाला, देहरादून के डोईवाला स्थित हिमालयन इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट के संस्थापक स्वामी राम के 25वें महासमाधि दिवस के अवसर पर प्रदान किया गया। स्वामी राम ने वर्ष 1900
1989 में हिमालयन इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट की नींव रखी थी और 13 नवंबर 1996 को स्वामी राम जो हैं ये ब्रह्मलीन हो गए, यानी कि उनकी मृत्यु हो गई थी। तो उनकी स्मृति में प्रतिवर्ष 13 नवंबर को उन्हें श्रद्धांजलि दी जाती है। और बात करें सच्चिदानंद भारती की, तो सच्चिदानंद भारती जो हैं ये पानी राखो आंदोलन के प्रणेता थे। ये ध्यान रखेंगे, आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे पूछ लिया जाए कि पानी राखो आंदोलन के प्रणेता कौन थे, तो कौन थे? सच्चिदानंद भारती थे। और वर्ष 1989 में पौड़ी के उफरैंखाल में इन्होंने आंदोलन शुरू किया था। कौन सा आंदोलन? पानी राखो आंदोलन शुरू किया था 1989 में। तो ये ध्यान रखेंगे। तो स्वामी राम पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? सच्चिदानंद भारती को। अगला क्वेश्चन देखें, भीमगौड़ा कुंड किस जनपद में स्थित है? देखिए, भीमगौड़ा जो कुंड है ये आपके हरिद्वार जनपद में स्थित है। ऑप्शन सेकेंड यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, नारद पुराण के उत्तर भाग में, नारद जो पुराण है, नारद पुराण के उत्तर भाग में भीम कुंड का वर्णन मिलता है। और इसमें कहा गया है कि पांडवों के साथ स्वर्गारोहण पर जाते समय द्रौपदी को जब प्यास लगी थी और वहाँ पर उनको प्यास लगने के कारण वो व्याकुल होने लगी। जो आपकी द्रौपदी थी वो व्याकुल होने लगी थी और इससे व्यथित होकर महाबली भीम जो हैं तो इन्होंने अपने पैर से धरती पर एक प्रहार किया और इस कुंड का निर्माण हुआ था। तो भीमगौड़ा जो कुंड है, आपसे पूछ लिया जाए कहाँ पर स्थित है? हरिद्वार में स्थित है। और इसका वर्णन किस में मिलता है? ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो नारद पुराण में इसका वर्णन मिलता है, नारद पुराण के उत्तर भाग में। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको इसलिए ही बताए जाते हैं ताकि आयोग आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछे तो आप हर तरीके से क्वेश्चन को करेक्ट कर पाएं। चलिए, अगला है, काली गंगा प्रथम लघु जल विद्युत परियोजना किस जनपद में स्थित है? तो देखिए, काली गंगा प्रथम लघु जल विद्युत परियोजना ये स्थित है किस जनपद में? रुद्रप्रयाग जनपद में। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। और यह परियोजना ऊखीमठ, यह परियोजना ऊखीमठ रुद्रप्रयाग में किस नदी पर निर्मित की गई है? काली गंगा नदी पर यह परियोजना निर्मित है। और इस परियोजना की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता की अगर हम बात करें तो 4 मेगावाट इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता है। और वर्ष 2013 में आई प्राकृतिक आपदा से यह परियोजना क्षतिग्रस्त हो गई थी और इसके बाद वर्ष 2016 में इसका पुनर्निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया और यह कार्य वर्ष 2020 में पूरा हुआ। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है आप सभी लोगों के लिए, युगवाणी मासिक पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? देखिए, युगवाणी जो मासिक पत्रिका है इसका प्रकाशन होता है कहाँ से? देहरादून से। ऑप्शन सेकेंड यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। युगवाणी जो है ये एक मासिक पत्रिका है, एक मासिक पत्रिका है जो कि 15 अगस्त 1947 से देहरादून से प्रकाशित होती है। कब से इसका प्रकाशन होता है ये भी आपको ध्यान में रखना है। और युगवाणी का आरंभ एक पाक्षिक समाचार पत्र के रूप में हुआ था। पहले ये एक पाक्षिक पत्र था, बाद में इसको मासिक बना दिया गया, जो कि कालांतर में पहाड़ का प्रमुख साप्ताहिक पत्र बना। और उत्तराखंड राज्य आंदोलन के परिणाम स्वरूप अस्तित्व में आने वाले पृथक उत्तराखंड राज्य की स्थापना माह नवंबर 2000 में नियमित मासिक पत्रिका के रूप में ये प्रकाशित हो रही है। तो पृथक उत्तराखंड राज्य की स्थापना माह नवंबर 2000 से ये नियमित रूप से क्या हो रही है? प्रकाशित हो रही है, ये ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हिम ज्योति फाउंडेशन की स्थापना कब की गई? देखिए, हिम ज्योति फाउंडेशन इसकी स्थापना की गई वर्ष 2003 में। ऑप्शन फोर्थ इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। हिम ज्योति फाउंडेशन देहरादून में, कहाँ पर? देहरादून में राज्यपाल सुदर्शन, तत्कालीन जो राज्यपाल थे सुदर्शन अग्रवाल, तो इनकी प्रेरणा से वर्ष 2003 में इसको स्थापित किया गया। और इसका कार्य क्षेत्र मेधावी छात्र छात्राओं को क्या प्रदान करना है? छात्रवृत्ति से ये संबंधित है हिमज्योति फाउंडेशन। अगला क्वेश्चन है आपका, सुदर्शन शाह का सभागार ग्रंथ किस भाषा में रचित था?
तो देखिए सुदर्शन शाह का जो सभागार ग्रंथ है ये किस भाषा में रचित है, ये आपको बताना है। जिन लोगों को राइट आंसर आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो आपका सुदर्शन शाह का जो सभागार ग्रंथ है तो ये किस भाषा में रचित है, इसका राइट आंसर है ब्रज भाषा। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुदर्शन शाह अपने आप को किस नाम से संबोधित करता था? सूरत कवि। सूरत कवि के नाम से अपने आप को ये संबोधित करता था। और टिहरी की जनता इसे क्या कहती थी? बोलांदा बद्रीश। आपसे पूछ लिया जाए कि टिहरी की जनता सुदर्शन शाह को क्या कहती थी, तो बोलांदा बद्रीश कहती थी टिहरी की जनता। और सुदर्शन शाह ने कवि सूरत के नाम पर सभागार ग्रंथ की रचना 7 खंडों में की। ये ध्यान रखेंगे, 7 खंडों। सूरत कवि के नाम पर सभागार ग्रंथ की रचना किसने की, पूछ लिया जाए तो सुदर्शन शाह ने की। और 7 खंडों में इसकी रचना की गई। सभागार ग्रंथ में किस भाषा का प्रयोग किया गया, पूछ लिया जाए तो ब्रज भाषा। ध्यान रखें। तो सभी पॉइंट आपके इंपॉर्टेंट रहते हैं, तो इन पॉइंट्स को आप नोट डाउन करते रहें। और आप सभी को आज की ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो लाइक कर लीजिए। जिन लोगों ने अभी भी हमारी यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा आपको इस सीरीज़ को शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। और आप सभी को कल रात प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराया गया था आगामी उत्तराखंड पुलिस के एग्ज़ाम के रिगार्डिंग। जिन लोगों ने प्रैक्टिस सेट को फॉलो नहीं किया है तो स्टडी विद एम पर जाकर आप सभी लोग प्रैक्टिस सेट को जरूर फॉलो कीजिएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है आपके आगामी उत्तराखंड पुलिस के एग्ज़ाम के लिए। टोटल 100 क्वेश्चन का वो प्रैक्टिस सेट है जिसमें जीके, जीएस, कंप्यूटर, इसके अलावा उत्तराखंड और हिंदी के क्वेश्चन रखे गए हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाता है वो प्रैक्टिस सेट। जिस तरीके का आपका आगामी उत्तराखंड पुलिस का क्वेश्चन पेपर बनकर आएगा उसी तरीके का ये प्रैक्टिस सेट बनाया गया है। तो स्टडी विद एम पर विजिट करके आप सभी लोग देखिएगा जरूर। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान किस जिले में स्थित है? देखिए उत्तराखंड में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान की अगर हम बात करें तो ये किस जिले में? पौड़ी गढ़वाल जिले में स्थित है। ऑप्शन फोर्थ यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखिए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान जिसे NIT उत्तराखंड के नाम से भी जाना जाता है, तो उत्तराखंड में एक सार्वजनिक तकनीकी विश्वविद्यालय है ये। और इसकी स्थापना वर्ष 2009 में श्रीनगर के सुमाड़ी में की गई थी। श्रीनगर के आप से मेन जो एरिया है वो पूछ लिया जाए तो श्रीनगर के सुमाड़ी में इसकी स्थापना की गई थी। अगर जनपद पूछ लिया जाए तो पौड़ी जनपद आपका राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए भारत के 31वें राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में से एक के रूप में इसे राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में मान्यता प्राप्त है। तो ये ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत के 31 राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी, ये पॉइंट आप करेक्ट कर लीजिएगा। भारत के कितने राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान है? 31 है। तो भारत के 31 राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में से एक के रूप में इसे राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में मान्यता प्राप्त है। तो ये ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना की शुरुआत कब की गई? देखिए दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल जो योजना है इसकी शुरुआत कब की गई? 2014 में। ऑप्शन थर्ड यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। 25 सितंबर 2014 को इसकी शुरुआत की गई। 25 सितंबर 2014 को भारत सरकार द्वारा गरीब परिवारों के 15 से लेकर 35 वर्षों के ग्रामीण युवाओं के कौशल विकास और उत्पादन क्षमता के विकास पर बल देने के लिए दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना की शुरुआत की गई। और इस योजना का इम्प्लीमेंटेशन ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। ये ध्यान रखेंगे। किसके द्वारा इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है वो भी आपको पता रहना चाहिए। तो आपकी दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना जो है इसका इम्प्लीमेंटेशन किसके द्वारा? ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। और इस योजना के माध्यम से 3 माह से लेकर 12 माह 3 माह से लेकर 12 माह की अवधि वाली प्रशिक्षण परियोजनाओं के लिए वित्त पोषण किया जाता है। फिलहाल यह योजना 33 राज्यों
या केंद्र शासित प्रदेशों 160 जिलों में कार्यान्वित यानी इम्प्लीमेंट की गई है। तो ये ध्यान रखेंगे। फिलहाल यह योजना 33 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर और 610 जिलों में इम्प्लीमेंट की गई है और आगे इस योजना को और विस्तारित किया जाएगा। तो काफ़ी अच्छी ये योजना है ग्रामीण युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए। तो कब इसकी शुरुआत की गई थी? 2014 याद रखें। अगला क्वेश्चन है चंदेल वंश का संस्थापक कौन था? देखिए चंदेल वंश का संस्थापक कौन था? नन्नुक। काफी महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है। नन्नुक जो हैं ये चंदेल वंश के संस्थापक थे। देखिए प्रतिहार साम्राज्य के पतन के बाद, किस साम्राज्य के? प्रतिहार एक साम्राज्य हुआ करता था। तो इस साम्राज्य के पतन के बाद बुंदेलखंड की भूमि पर किस वंश की स्थापना हुई थी? चंदेल वंश का स्वतंत्र राजनीतिक इतिहास प्रारंभ हुआ। और बुंदेलखंड का प्राचीन नाम क्या था? बुंदेलखंड का प्राचीन नाम था जेजाक भुक्ति। जेजाक भुक्ति इसका प्राचीन नाम हुआ करता था। और चंदेल वंश का संस्थापक था नन्नुक। इसकी राजधानी खजुहारो थी। चंदेल वंश की राजधानी कहाँ पर थी? खजुहारो में थी। और प्रारंभ में इसकी राजधानी थी कलिंजर। कलिंजर जो है प्रारंभ में इसकी राजधानी थी कलिंजर या महोबा। कहीं पे आपको महोबा भी दिया होगा। तो कलिंजर महोबा में इसकी जो प्रारंभिक राजधानी थी वो चंदेल वंश की वो थी। तो ये ध्यान रखेंगे। राजा धंग जो थे, तो राजा धंग ने अपनी राजधानी कलिंजर से खजुराहो में स्थानांतरित की थी। और चंदेल वंश का प्रथम स्वतंत्र एवं सबसे प्रतापी जो राजा आपसे पूछ लिया जाए कौन है, तो याद रखें यशोवर्मन। यशोवर्मन चंदेल वंश का प्रथम स्वतंत्र एवं सबसे प्रतापी राजा था। अगला क्वेश्चन देखिएगा। किस कला शैली में ग्रैमी पुरस्कार दिया जाता है? तो देखिए ग्रैमी, सॉरी ये थोड़ा सा क्वेश्चन अटपटा हो गया, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। किस क्षेत्र में ग्रैमी पुरस्कार दिया जाता है? तो इस तरीके का ये क्वेश्चन बनेगा। तो ये ध्यान रखेंगे जो ग्रैमी जो पुरस्कार है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? आपका क्वेश्चन है किस कला शैली हेतु ग्रैमी पुरस्कार दिया जाता है? इसको करेक्ट कर लीजिएगा। किस कला शैली हेतु यहाँ पे मिस हो गया। तो किस कला शैली हेतु ग्रैमी पुरस्कार दिया जाता है या किस क्षेत्र में ग्रैमी पुरस्कार दिया जाता है? दोनों एक ही क्वेश्चन है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा संगीत के क्षेत्र में। संगीत कला शैली हेतु ग्रैमी अवार्ड दिया जाता है। देखिए ग्रैमी अवार्ड नेशनल एकेडमी फॉर रिकॉर्डिंग आर्ट्स एंड साइंसेज संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा संगीत के क्षेत्र में अभूतपूर्व उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। तो ये ध्यान रखेंगे किसके द्वारा दिया जाता है और किस क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जाता है। ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। अगला क्वेश्चन है भारत का परमाणु ऊर्जा आयोग कहाँ स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारत का परमाणु ऊर्जा आयोग जो है ये कहाँ पर? मुंबई में स्थित है। ऑप्शन 4 तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। भारत सरकार का परमाणु ऊर्जा आयोग परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण शासी निकाय है और इसका प्रभार सीधे प्रधानमंत्री के पास होता है। और स्थापना की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना 3 अगस्त 1948 को की गई और इसका मुख्यालय है कहाँ पर? मुंबई में। मुंबई में इसका मुख्यालय है। और यह विभाग नाभिकीय विद्युत ऊर्जा की प्रौद्योगिकी के विकास, विकिरण प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों जैसे कि कृषि, इसके अलावा चिकित्सा, उद्योग, मूलभूत अनुसंधान आदि में उपयोग मूलभूत अनुसंधान में संलग्न है। और परमाणु ऊर्जा विभाग की जो स्थापना है तो इसकी स्थापना का उद्देश्य क्या है? अधिक संपदा और सृजन एवं अपने नागरिकों को बेहतर गुणवत्ता का जीवन उपलब्ध कराने के माध्यम से भारत को और शक्ति संपन्न बनाना। इसका मुख्य उद्देश्य याद रखें। परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना का उद्देश्य प्रौद्योगिकी, इसके अलावा अधिक संपदा के सृजन और अपने नागरिकों को बेहतर गुणवत्ता का जीवन उपलब्ध कराने के माध्यम से भारत को और शक्ति संपन्न बनाना है। और अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है आप सभी लोगों के लिए, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस मंत्रालय द्वारा दिया जाता है? ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। दादा साहेब फाल्के जो पुरस्कार है ये सूचना
व प्रसारण मंत्रालय द्वारा दिया जाता है, यानी कि ऑप्शन 4 यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी को आज की ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो लाइक कर लीजिए। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। देखिए काफ़ी मेहनत लगती है इस सीरीज़ को बनाने में, तो आप सभी लोग इसको शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस सीरीज़ को पहुँचाइएगा। देखिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस मंत्रालय द्वारा, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। और यह पुरस्कार भारत के सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा दिया जाने वाला और भारतीय सिनेमा के विकास में उल्लेखनीय योगदान के लिए वर्ष 1969 से दिया जा रहा है। ये ध्यान रखेंगे, यह पुरस्कार दादा साहेब फाल्के जो पुरस्कार है ये भारत के सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार है। और यह पुरस्कार भारतीय सिनेमा के विकास में उल्लेखनीय योगदान के लिए वर्ष 1969 से दिया जा रहा है। वर्ष 1969 से लगातार ये पुरस्कार दिया जा रहा है। किस मंत्रालय द्वारा? सूचना व प्रसारण मंत्रालय के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, अलकनंदा व मंदाकिनी नदियों के संगम पर कौन सा मंदिर है? तो देखिए अलकनंदा व मंदाकिनी नदियों के संगम पर स्थित है आपका कौन सा मंदिर? चामुंडा मंदिर, चामुंडा देवी का मंदिर है। ऑप्शन 3 यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अलकनंदा व मंदाकिनी नदियों का संगम कहाँ पर होता है? रुद्रप्रयाग में, रुद्रप्रयाग में इन नदियों का संगम होता है। और रुद्रप्रयाग अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों के संगम पर बसा पंच प्रयागों में से एक प्रयाग है। और रुद्रप्रयाग का पुराना नाम पूछ लिया जाए आपसे तो पुनाड़ याद रखें, पुनाड़ इसका पुराना नाम है। अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस धाम में पहली बार लोकतंत्र उत्सव मनाया गया? कौन सा ऐसा धाम है जहां पर पहली बार लोकतंत्र उत्सव मनाया गया? तो ये धाम है आपका गंगोत्री धाम, जहाँ पर पहली बार लोकतंत्र उत्सव मनाया गया। ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। गंगोत्री जो है ये किस जिले में? उत्तर काशी जिले में स्थित भागीरथी नदी के तट पर माँ गंगा का मंदिर है, जिसे भागीरथी का मंदिर भी कहते हैं। और इस मंदिर में गंगा, लक्ष्मी, पार्वती और अन्नपूर्णा देवी की मूर्तियां हैं। गंगोत्री मंदिर का निर्माण गोरखा सेनापति अमर सिंह थापा ने वर्ष 1807 ईस्वी में करवाया था। ये ध्यान रखेंगे, किसने इसका निर्माण करवाया था? गोरखा सेनापति थे अमर सिंह थापा, अमर सिंह थापा। तो अमर सिंह थापा द्वारा इसका निर्माण करवाया गया वर्ष 1807 ईस्वी में। और इसका पुनरुद्धार जो है ये जयपुर के राजा माधो सिंह ने 1935 ईस्वी में किया। और यह मंदिर कत्यूरी शिखर छत्र पैगोड़ा शैली में बना हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, देहरादून रेलवे स्टेशन को आईएसओ का दर्जा किस वर्ष दिया गया? देखिए देहरादून रेलवे स्टेशन जो है इसको आईएसओ का दर्जा मिला था वर्ष 2003 में। ऑप्शन 4 तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आईएसओ का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म अगर पूछ लिया जाए, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। और यह दर्जा विभिन्न संस्थाओं को अपने कार्य क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ कार्य के लिए प्रदान किया जाता है। और आईएसओ संगठन की स्थापना 13 फरवरी 1947 को की गई थी तथा इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जेनेवा में, जेनेवा में इसका मुख्यालय स्थित है। इसका मुख्य उद्देश्य व्यापार औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा देना है। अगला क्वेश्चन है, एबट पर्वत किस जनपद में स्थित है? देखिए एबट पर्वत की अगर हम बात करें तो ये किस जनपद में? चंपावत में स्थित है। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। चंपावत जनपद के लोहा घाट नगर में स्थित है एबट, लोहा घाट में स्थित है एबट पर्वत। और ब्रिटिश शासन के दौरान अंग्रेज अधिकारी जॉन हेराल्ड एबट ने इस पर्वत की खोज की, इसलिए उन्हीं के नाम पर इसका नाम एबट पर्वत रखा गया है। और वर्ष 1930 ईस्वी में हेराल्ड एबट ने इस पर्वत पर एक क्या बनवाया था? चर्च बनवाया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, लास्ट क्वेश्चन है आज के इस सीरीज का, गौरव दिवस किस महान विभूति की स्मृति में मनाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए गौरव दिवस जो है ये किस महान विभूति की स्मृति में? पंडित गोविंद वल्लभ पंत की स्मृति में मनाया जाता है। ऑप्शन सेकेंड यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए पंत जी का जन्म कब हुआ था? 10 सितंबर 1887 को इनका जन्म अल्मोड़ा के खोट नामक गांव में हुआ था। और प्रत्येक वर्ष
10 सितंबर को, प्रत्येक वर्ष 10 सितंबर को इनकी स्मृति में कौन सा दिवस, गौरव दिवस मनाया जाता है। जवाहरलाल नेहरू ने पंत जी को हिमालय पुत्र की उपाधि दी थी, ये पॉइंट भी ध्यान रखेंगे। हिमालय पुत्र की उपाधि इन्हें किसने दी थी, जवाहरलाल नेहरू ने दी थी। और वर्ष 1946 ईस्वी में गोविंद वल्लभ पंत जो हैं ये उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री बने। और वर्ष 1955 ईस्वी में ये देश के गृह मंत्री बने। और वर्ष 1957 की अगर हम बात करें तो वर्ष 1957 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इसके अलावा इन्होंने प्रेम सभा और हैप्पी क्लब की स्थापना भी की है। तो ये सभी पॉइंट आपको नोट डाउन कर लेने हैं। तो ओके गाइज, आज के इस मॉक सीरीज में इतना ही। आई होप आप सभी को आज की ये सीरीज़ पसंद आई होगी। अगर आप सभी को आज की ये सीरीज़ पसंद आती है तो इस सीरीज़ को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए। और जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप सभी को इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप पर मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी अपने टीम से कहकर। तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।